नमस्कार, मैं प्रशांत सोनी। आप देख रहे हैं नवभारत टुडे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में रुझानों में आए टीएमसी ने तीसरी बार सत्ता में वापसी कर ली है। हालांकि ममता बनर्जी टीएमसी प्रमुख और वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री अपने गढ़ से हार गई हैं। नंदीग्राम से बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने जीत दर्ज की। ऐसे में बता दें, टीएमसी ने 200 से ज्यादा सीटों पर अपना दबदबा बनाया, वहीं बीजेपी की गाड़ी 80 पार भी नहीं कर पाई। ऐसे में पश्चिम बंगाल को फतेह करने का सपना नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का कहीं ना कहीं टूट गया है। ऐसे में आपको कोरोना अपडेट दे दें, 24 घंटे में देश में 3.5 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं। वहीं मृत्यु दर की बात करें तो मृत्यु दर लगातार बढ़ते जा रहा है। दिल्ली में 24 घंटे में 450 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। ऐसे में इन दोनों मुद्दों पर, बंगाल इलेक्शन और कोरोना महामारी पर, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं लक्ष्मी नगर से बीजेपी एमएलए अभय वर्मा जी। अभय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नवभारत टुडे में। नमस्कार। अभय जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि बीजेपी, खासकर प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी 200 का दावा ठोक रहे थे, लेकिन बाजी तो ममता बनर्जी मार गई। इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, इसके लिए थोड़ा पिछले इलेक्शन के रिजल्ट्स को भी ध्यान में रखना होगा। आपको अच्छे से याद है कि 2016 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 3 सीट जीत के आई थी, और 2019 के लोकसभा के चुनाव में जब 19 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती, तो एक राजनीतिक दल होने के नाते कोई भी दल जब चुनाव में जाता है तो वो अपनी एक लंबी और अच्छी योजना बना के जाता है। मुझे नहीं लगता कि हमने 200 प्लस का एजेंडा लेके लड़ने का अभियान किया था, और उस अभियान में ठीक है सफलता नहीं मिली है, लेकिन ये बात तो सत्य है कि बंगाल में लगभग 3 से 77 तक हम पहुंचे हैं। बंगाल में एक मुख्य विपक्षी दल के रूप में उभर के आए हैं। सत्ता मिलना नहीं मिलना ये अलग बात है। क्षेत्र की जनता क्या निर्णय करती है उस निर्णय को भी मानना पड़ता है। ममता जी को तीसरी बार जनता ने चुना है, उनको बधाई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए निराशा का कोई विषय नहीं है। जिस बंगाल में हमारे 3 एमएलए होते थे, जिस बंगाल में हमारा कोई जनाधार नहीं था, आज हम विपक्ष बन गए, आज हम 77 सीटें जीत गए। तो ठीक है, सत्ता नहीं मिला, 200 का टारगेट हमने तय किया था, वहां तक हम नहीं पहुंच पाए, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का आधार उस राज्य में बढ़ा है। ये जरूर हमारे लिए संतोष का विषय है। अभय जी, जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह और बड़े बड़े बीजेपी के नेता रैलियां करने जा रहे थे, और बंगाल में काफी भीड़ भी उमड़ रही थी उनकी रैलियों में, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि ये भीड़ जो है वो वोटों में तब्दील नहीं हो पाई? देखिए, इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारा बंगाल में उभार पिछले 2 सालों से हुआ है। 2019 के लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद ये हमें समझ में आया कि बंगाल के लोग हमें पसंद कर रहे हैं। दूसरी बात कि ममता जी का जो एक फियर की राजनीति है, क्योंकि मैं भी बंगाल में 15 दिन रहा हूं चुनाव के दौरान, वहां पे लोगों में जो एक डर है कि अगर हम वोट नहीं देंगे या मेरे बूथ से वोट नहीं निकलेगा तो तृणमूल वाले छोड़ेंगे नहीं, वो हमें पीटेंगे, हमें मारेंगे, जो कि आपके चुनाव के परिणाम के बाद देखने को भी मिल रहा है। मीडिया में बहुत कम आ रहा है, हमारे पास बहुत फोन आ रहे हैं। 500-500 लोग एक एक विधानसभा से छुपे हुए हैं, डरे हुए हैं, भागे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये फियर की पॉलिटिक्स कामयाब हुई है, और ममता जी के ये अराजक राजनीति, ये ताकत के द्वारा धमकाने वाली राजनीति जो है वो कामयाब हुई है। लेकिन हम निराश नहीं है, क्योंकि हम 3 पे नहीं है, अब 77 पे हैं। ठीक है, हम बहुमत तक नहीं पहुंच पाए। आने वाले समय में यही बंगाल की जनता हमें बहुमत भी देगी, लेकिन हमें इंतजार करना। और अभय जहां जी, तक बात है प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी के रैलियों का विषय, तो जब हम चुनाव लड़ते हैं तो पूरे ताकत के साथ लड़ते हैं। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत आनी चाहिए। जब चुनाव है तो हम लड़ेंगे, प्रधानमंत्री जी सभा करेंगे, गृह मंत्री जी सभा करेंगे। आज हम इसी ताकत के दम पे ही तो पूरे भारत में हमारे आज 15-16 स्टेट में गवर्नमेंट है। क्योंकि अगर हम चुनाव को ताकत से नहीं लड़ेंगे, हम रैली नहीं करेंगे, हम सभाएं नहीं करेंगे, तो हम चुनाव कैसे लड़ेंगे।
इसलिए मुझे लगता है कि हमारे अंदर जितनी शक्ति होती है उस शक्ति से हम चुनाव लड़ते हैं। तभी तो हम जम्मू कश्मीर में जीते, तभी तो हम कर्नाटका में जीते, तभी तो हमारी सरकार गोवा में है, असम में है। तो देश के हर हिस्से में हमारी उपस्थिति दर्ज हो रही है क्योंकि हम पूरे दम से चुनाव लड़ते हैं। अभय जी, आपने एक फियर और एक डर की बात की जो पश्चिम बंगाल में बना हुआ है। अभी इलेक्शन खत्म हो गए, अब लगातार देखने में ये आ रहा है कि जो आपके विधायक हैं या आपके नेता है, प्रवक्ता है वहां पे जो बंगाल में रहते हैं, अब उनके ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है, उनके ऊपर उनको मारा जा रहा है। तो ऐसे में अब बीजेपी का क्या प्लान है? उन्हें कैसे बचाएंगे आप? बंगाल में जो है अब गुंडागर्दी चलने शुरू हो गई है, ममता बनर्जी की गुंडागर्दी, उसे कैसे रोकेंगे आप? देखिए देखिए ये पूरा देश देख रहा है। ठीक है, हमारे कार्यकर्ताओं की जाने जा रही है, लेकिन देर है अंधेर नहीं। कहीं न कहीं इसका इंसाफ मिलेगा। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कलकत्ता गए हुए हैं। हम लोगों ने अभी बंगाल भवन के सामने प्रदर्शन किया है आज, और कल पूरे देश में हमारे कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे। हम अपने कार्यकर्ताओं के लिए, बंगाल के कार्यकर्ताओं के लिए निश्चित रूप से पूरी ताकत के साथ उनकी आवाज को देश के लोगों के सामने उठाएंगे, और उनके साथ हो रहे अन्याय को जरूर हम मानसिक पटल पे, लोगों के मानसिक पटल पे लेके आए। अभय जी, देखने में यह आया है कि जब बीजेपी उतरी थी, एक चुनावी रण में उतरी थी, तो एक हिंदुत्व का नारा था, जय श्री राम का नारा था लोगों के मन में भी। अब वो नारा वो जगह नहीं बना पाएगा लोगों के मन में, जितना कि जैसे कि मैं बात करूं कि मुस्लिम वोटर का जो ट्रस्ट है वो ममता बनर्जी पे बना रहा। क्या यही आपके हार का कारण है कि जो जय श्री राम का नारा है वो लोगों के मन तक आप नहीं पहुंचा पाए? नहीं, देखिए, जय श्री राम का जो नारा है वो एक आस्था का नारा है। इसको आप चुनाव से ना जोड़ें, क्योंकि राम के नाम पे ममता जी घबराती थी, विचलित होती थी, इसलिए ये पॉपुलर हो गया। लेकिन जय श्री राम तो हम हृदय से लेते हैं, क्योंकि हमारे हृदय में राम बसते हैं। इसको आप राजनीतिक रूप से नहीं जोड़ सकते। लेकिन हाँ, ये ठीक बात है कि ममता बनर्जी जी ने एक डर दिखा के वहां के जो माइनॉरिटी के वोटर्स हैं उनको इकट्ठा किया। क्या बात है कि जो आजादी के बाद कम्युनिस्ट और कांग्रेस का वहां सत्ता रहा है, एक भी सीट नहीं जीत पाए। तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी ने एक स्ट्रेटजी जय श्री राम के नारे को डराने में काम किया और वोटों को इकट्ठा किया। अब मैं कहता हूं ठीक है, उन्होंने, उनको जो अच्छा लगा उन्होंने किया, और इसका परिणाम उनको भुगतना पड़ेगा। और वो अभी दिख रहा है कि पूरी अराजकता पश्चिम बंगाल में फैली हुई है और उनके कंट्रोल में नहीं हो रहा। वो खुद चुनाव हार गई। उनका हार ही इस बात को बतलाता है कि उन्होंने बंगाल में माइनॉरिटीज के मन में एक डर भरा, और डर भरने के बाद उन्होंने कांग्रेस और कम्युनिस्ट के वोट भी अपने पक्ष में शिफ्ट कराए, इसलिए वो जीत गई। लेकिन चुनाव में उन्होंने कहा कि ठीक है, हम ऐसे करके जीतेंगे, तो कोई बात नहीं, उनको जीत उनकी मुबारक हो। अभय जी, देखने में आ रहा है कि अब चुनाव हो गए, रुझान भी आ गए, तो अब किसान आंदोलन की तरफ एक सवाल उठ रहा है कि किसान संयुक्त मोर्चा ने भी एक पत्र जारी किया है कि किसान आंदोलन की वजह से बीजेपी को हार मिली है। कहीं ना कहीं मोदी जी को उस वजह से हार मिली है कि किसान नाराज हैं उनसे। इस पर आप क्या अच्छा, कहेंगे? देखिए, अब मैं इस पे बड़ा अच्छे से कहना चाहता हूँ। 5 स्टेट में चुनाव हुए। हमारी सरकार एक स्टेट में थी, असम में। ये तो आप मानते हैं। यस सर। हम वहां रिपीट हुए। पांडिचेरी एक एक्स्ट्रा स्टेट हम जीत के आए हैं। यानी 5 स्टेट में चुनाव हुआ, 2 स्टेट हम जीत के आए हैं, एक में मुख्य विपक्षी दल बने हैं। तो बीजेपी का तो ग्राफ बढ़ा है साहब। किसान आंदोलन का कहां असर है? अगर 5 स्टेट से बीजेपी की सफाया हो जाती तो मैं मानता कि चलो बीजेपी का नुकसान हुआ है। बीजेपी का ग्राफ बढ़ा है जी। हम असम को रिटेन किए हैं, हम पांडिचेरी में अपनी सरकार बनाए हैं, बंगाल में हम मुख्य विपक्ष बन के आए हैं, तमिलनाडु में हम 4 सीटें जीते हैं, हमारे पास एक सीट नहीं थी, केरल जैसे स्टेट में हम 12.5% वोट लेके आए हैं। तो हमारा तो ग्राफ बढ़ा है जी। लेकिन सर वो हम कहां ग्राफ से कहीं ना। किसान आंदोलन से प्रभावित कर? हमारी अगर सरकार बंगाल में होती
और आज हम सरकार से बाहर होते तो किसान कह सकते थे कि हमारे कारण हमने उनके आंदोलन से तो फायदा हो गया है कि हमने बंगाल रिटेन किया, पांडिचेरी में नई सरकार बना रहे हैं, तमिलनाडु में 4 सीट जीते और बंगाल में 3 के बजाय हम 77 सीट जीते हैं। तो हमें तो फायदा हुआ है इस चुनाव में, कहीं हमें ना कहीं अभी नुकसान कहाँ हुआ है? कहीं ना कहीं अभय जी मतलब बीजेपी कह रही है कि किसान आंदोलन से उन्हें फायदा हुआ है, कि किसान आंदोलन से काफी निश्चित बीजेपी को तौर फायदा पे, हुआ जीतने में। निश्चित तौर पे फायदा हुआ है। अगर आप अंक गणित से बात करेंगे तो फायदा ही फायदा हुआ है। आप इस चुनाव का अवलोकन देखें ना, असम में हमारी सरकार थी, हमने रिटेन किया। पांडिचेरी में हमारी सरकार नहीं थी, हम अपनी सरकार बना रहे हैं। बंगाल में हम 3 सीट पे थे, हम 77 जीत के आए हैं। तो हमने तो गेन किया है साहब। ये कहां से इशू आ रहा है कि किसान आंदोलन के कारण हम हार गए? अब अभय हमने जी तो अब दूसरा हर सवाल स्टेट ये भी में उठ रहा है गेन किसान किया है। आंदोलन के साथ साथ कि ठीक है, आप जी, वो पूरी कीजिए, आपकी बात पूरी कीजिए। अभय जी किसान तो मैं आंदोलन के मैं ये कह रहा था अच्छा हाँ बोलिए कि बोलिए। मैं ये कह रहा था कि विश्लेषण उन विषयों पे होना चाहिए जिस विषय के कोई सर और पैर हो। किसान आंदोलन से इस चुनाव में ये संदेश गया है कि किसानों की जो अभियान थी वो फेल हो गई। कहीं ना कहीं उनके अभियान का कोई असर नहीं पड़ा। बंगाल जैसे स्टेट जहां बीजेपी के सिर्फ 3 एमएलए थे, अगर किसान आंदोलन का प्रभाव होता तो 3 भी एमएलए बीजेपी नहीं जीतती। हम तो 77 जीत के आए हैं। इसलिए ये विश्लेषण करना ही बेमानी है। अभय जी कहीं ना कहीं हार का कारण यह भी जताया जा रहा है कि बीजेपी का कोई लोकल सीएम नहीं था, वहां पे बीजेपी का कोई चेहरा नहीं था एज अ सीएम। और ममता बनर्जी जो है वो लोकल लीडर है, तो उन्हें हराने के लिए बीजेपी को भी एक लोकल लीडर ही उतारना चाहिए था एज अ सीएम। तो इस पे आप क्या कहेंगे कि ये कहीं ना कहीं हार का कारण तो नहीं है बीजेपी का? ये ये अध्ययन का विषय है। पार्टी इस पे मंथन करेगी, इसको देखेंगे। और भी बहुत सारे कारण होंगे। अब इन कारणों पे अभी हम कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि पार्टी जब इस पे विश्लेषण करेगी और जब वो विश्लेषण का कोई फाइनल निचोड़ निकलेगा तब इस विषय पे बात करेंगे। लेकिन अध्ययन हम जरूर करेंगे, क्योंकि हम चाहते थे कि बंगाल में हमारी सरकार बने, लेकिन सब कुछ मिल ही जाए ये भी संभव नहीं है। इसलिए ये अध्ययन का विषय है। सर पौंडीचेरी में बीजेपी की सरकार आई है, तो इस पर आप क्या कहेंगे, जहां पे कांग्रेस का दबदबा था, जहां पे राहुल गांधी रैलियों में जाते थे, साथ में खाना खाते थे, लोगों के लोग भी खुश लग रहे थे, लेकिन वहां पे अचानक से बीजेपी का मतलब इतनी सीटें मिल जानी बीजेपी को, ये कहीं ना कहीं आश्चर्य वाली बात है। इस पर क्या कहेंगे आप? यही मैं कहना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। तमिलनाडु में हमारी एक भी सीटें नहीं थी, हम 4 सीटें जीत के आए हैं। हम एक वो सीट जीते हैं जहां पे कमल हसन से मुकाबला था, और वो सीट हमारे महिला मोर्चा की अध्यक्षा जीत के आई है। तो कहीं ना कहीं हमारा ग्राफ बढ़ रहा है। और पांडिचेरी की जीत दक्षिण भारत के तरफ बढ़ते कदम को दर्शाता है। कर्नाटका के बाद पांडिचेरी, और अब तमिलनाडु और केरल को भी हम लोग फतह करेंगे। अभय जी अब देखने में आ रहा है बंगाल में कि अब लगातार कोरोना जो है वो पैर पसार रहा है, बंगाल में भी 17,000 से ज्यादा केसेस अब वहां पे भी आने लगे हैं। तो क्या इलेक्शन रद्द हो सकता था और ये हम केसेस थमा सकते हैं? अब तो इलेक्शन खत्म हो गया, रैलियां हो गई, पर भीड़ उमड़ गई रैलियों में, अब कहीं ना कहीं बंगाल पे वो दबाव पड़ने वाला है कोरोना का। तो आगे क्या प्लान है अब मोदी जी का कि कब कैसे संभालेंगे बंगाल को? देखिए, इलेक्शन से कोरोना का कोई वास्ता नहीं है जी। कारण क्या है कि मैं दिल्ली में बैठा हूँ। दिल्ली और महाराष्ट्र में तो चुनाव नहीं था, यहाँ पे केसेस क्यों बढ़ गए? और केसेस यहाँ इतने बढ़े कि बंगाल अभी बहुत पीछे है। तो कोरोना एक महामारी है। इसमें हम लोगों को स्वयं से एहतियात बरतनी पड़ेगी। निश्चित तौर पे सरकार को काम करना पड़ेगा।
सरकार अगर इस सारे मामले को ठीक से टैकल नहीं करेगी तो ये स्थिति विकराल होगी। बंगाल में नई सरकार बनी है, उम्मीद है कि सरकार सख्त से सख्त कदम उठाएगी और वहां पे कोरोना को रोकने में कामयाब होगी। अभय जी, आपको नहीं लेकिन लगता कहीं ना कोरोना कहीं एक सरकार विफल हो गई है कोरोना को रोकने के लिए? पिछले साल अच्छा लॉकडाउन लगा दिया, केसेस कम भी कर दिए मोदी जी ने, लेकिन एकदम से साल खत्म हुआ, एकदम से सब सब सरकारों को लग गया नहीं अब तो कोरोना चला गया, अब कोरोना आएगा नहीं, इलेक्शन करते हैं हम, लेकिन अचानक से कोरोना आ गया। तो कहीं ना कहीं मोदी जी को पता नहीं था कि ये दूसरी वेव आने वाली है, हम इस पर ध्यान दें। देखिए, इसमें किसी एक व्यक्ति या किसी एक सिस्टम को आप इसका दोषी नहीं बना सकते। इसमें ये जो सेकेंड वेव है, इसको आंकने में सरकारें विफल हुई है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। लेकिन मुझे अच्छे से याद है कि जब पहली बार मोदी जी ने पूरे देश में लॉकडाउन लगाया था, तो उसके 2-3 महीने बाद ही जो विशेषज्ञ थे और राज्य सरकारें थी, वो ये कहना शुरू कर दिए कि पूरे देश में लॉकडाउन लगाने का कोई फायदा नहीं हुआ। जहां पे केसेस नहीं थे वहां भी आर्थिक मंदी आ गई। दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में केसेस थे, वहां लॉकडाउन लगा के चीजों को संभाला जा सकता था। तो मुझे लगता है कि केंद्र सरकार ने एक निर्णय लिया और उस निर्णय के आधार पे उन्होंने राज्य सरकारों को ये अधिकार दे दी कि राज्य सरकार अपने हिसाब से लॉकडाउन लगाए और चीजों को संभालें। और लॉकडाउन सोल्यूशन भी नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा उदाहरण हम दिल्ली का देख रहे हैं। दिल्ली में पिछले लगभग 16-17 दिन से लॉकडाउन है, लेकिन केसेस के जो संक्रमण के जो दर हैं, एवरेज ऑफ कोरोना, वो कम नहीं हो रहा। वो 29, 30, 32% के बीच में ही चल रहा है, जो कि देश में सबसे ज्यादा है। देखिए, इसमें राज्य सरकार की भूमिका बहुत बड़ी बन जाती है, क्योंकि राज्य सरकार छोटे छोटे काम, छोटे छोटे चीजों को संभालना राज्य सरकार का काम है। केंद्र सरकार आके किसी गली मोहल्ले में सैनिटाइजेशन या जागरूकता करने का काम नहीं कर सकती। वहां का लोकल बॉडी ही करेगा, वहां का राज्य सरकार ही करेगा। लेकिन हमारे दिल्ली सरकार में दिक्कत क्या है कि उनको राष्ट्रीय नेता बनने का बहुत शौक है। वो बहुत जल्दी चाहते हैं कि मैं देश का एक बड़ा नेता बनूं, और इसके लिए वो दिल्ली के संसाधनों को एक टूल के रूप में प्रयोग करते हैं और दिल्ली के लोगों के टैक्स के पैसे का दुरुपयोग करते हैं। और वो सबको दिखता है। दिल्ली के लोगों को जागरूक करने के लिए नेशनल चैनल पे हर 5 मिनट पे ऐड आए, दिल्ली के लोगों को जागरूक करने के लिए महाराष्ट्र और बंगाल के अखबारों में फुल पेज का एडवर्टीजमेंट आए, ये कहां तक न्यायोचित है? तो हमारे मुख्यमंत्री जी का एक ही उद्देश्य है कि मैं राष्ट्रीय नेता कैसे बनूं, मैं मोदी जी के लेवल पे आके कैसे बैठूं, मैं सारे विपक्ष दलों का सर्वमान्य नेता कैसे बनूं। उसके लिए वो काम करते हैं, और जिसका परिणाम आज दिल्ली वासी भुगत रहे हैं। है जी, कहीं ना कहीं केंद्र सरकार राज्य सरकारों पर इल्जाम लगा रही है। वहीं पे अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मोदी जी हमें सप्लाई नहीं करवा पा रहे ऑक्सीजन की, दवाइयां हमारे पास नहीं है, हमें जितने मीट्रिक टन की ऑक्सीजन की जरूरत है उतने हमें मिल नहीं रही है। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार आपस में ही लड़ रही है, इसमें कहीं ना कहीं आम जनता पिस रही है। आम जनता को क्या चाहिए? देखिए बस एक ऑक्सीजन देखिए सिलेंडर चाहिए और कुछ दवाइयां चाहिए। ऐसे में हाँ, कब तक सियासत देखिए चलती रहेगी? आम जनता की कौन सोचेगा? देखिए पत्रकारिता के क्षेत्र में ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि केंद्र और राज्य सरकार लड़ रही है। लेकिन मैं, चूंकि आप पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं, तो विषयों के गहराइयों में जाइए। आपको मैं डाटा के साथ बताता हूं। दिल्ली सरकार 326 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की मांग कर रही थी। केंद्र ने 450 मीट्रिक टन ऑक्सीजन देने की बात की। 100 मीट्रिक टन बढ़ा के केंद्र ने एलोकेट कर दिए।
रिकॉर्ड पे है कि केजरीवाल जी मीडिया में आके केंद्र को धन्यवाद किए, लेकिन केंद्र सरकार का ये काम नहीं है कि जहां ऑक्सीजन का प्लांट है वहां से ऑक्सीजन लिफ्ट करा के दिल्ली हम पहुंचाए। ये राज्य सरकारों का काम है। छत्तीसगढ़ कर रही है, राजस्थान कर रही है, मैं उन प्रदेशों का नाम ले रहा हूं जहां बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है। केरल की सरकार कर रही है। सरकारें, केंद्र सरकार ऑक्सीजन का कोटा अलॉट करती है, राज्य सरकार उस कोटा को लिफ्ट कराती है अपने प्रदेश के लिए। दिल्ली नहीं कराई लिफ्ट, ऑक्सीजन की महामारी फैली। दोष लगाना मीडिया के सामने कि केंद्र हमें नहीं दे रही बहुत आसान है, लेकिन विषय के गहराई में आप जाएंगे तो पूरी की पूरी गलती केजरीवाल जी की निकलती है। क्योंकि आप ध्यान कीजिए, हॉस्पिटल का एमडी आके कहता है कि राज्य सरकार मुझे ऑक्सीजन नहीं दे रही, और बाद में केजरीवाल जी क्या कहते हैं कि हमें टैंकर नहीं मिल रहा। अरे भाई, टैंकर नहीं मिल रहा तो टैंकर ढूंढने का काम आपका है। टैंकर मिले उसके लिए पूरे पेज का एडवर्टीजमेंट आप निकालते हैं, लेकिन आप टैंकर की व्यवस्था नहीं कर पा रहे। तो आप सरकार क्यों चला रहे हैं? आप छोड़ दो ना, आप रिजाइन कर दो दिल्ली से, आप कह दो हमारे बस का नहीं है। बाकी प्रदेश भी तो मैनेज कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद हाईकोर्ट में जाके आप बयानबाजी करते हो। अब 450 मीट्रिक टन केंद्र सरकार दे रही है तो आप कह रहे हो हमें 700 चाहिए। सवाल यह है कि आप मीडिया के सामने आके क्यों कहते हो कि हमें 700 चाहिए? आप लिख के मांगो ना। आप कोई खाना कागजी काम नहीं करते, आप मीडिया में आके बताते हो। यानी कि आपका एक ही टारगेट है, आदमी मरे या ना मरे, आदमी का जो भी हो, लेकिन मैं केंद्र को कटघरे में खड़ा करूंगा। आपने फाइल पे क्या चला रखा है? मैं आज से 3 दिन पहले की बात बता रहा हूं। फाइल पे इनका 4.5 मीट्रिक टन ही डिमांड में था। फिर अच्छा। केंद्र ने उसको 550 कर दिया, लेकिन लिफ्ट कराएंगे नहीं। अब केंद्र ही लिफ्ट करा के दे रहा है, तो सरकार किस लिए आप चला रहे हैं? सरकार चलाने का मतलब क्या है? जब आप अभी कह दें दिल्ली में पानी नहीं है, केंद्र नहीं दे रहा। अरे भाई, पानी की व्यवस्था आप करेंगे, दूसरे स्टेट से आप बात करेंगे, पानी कैसे आपके राज्य में आए इसकी व्यवस्था आप बनाएंगे। नहीं, वो भी केंद्र करे। तो हमारे हमारे गांव में कहावत है ना कि अनाज भी दे दो, खाना भी पका के दे दो, हम खाएंगे केवल। वही करना चाह रहे हैं ना, तो क्या जरूरत है ऐसे सरकार की? अभय जी, तो आपने फिर दो सवाल उठाए। आपने कहा कि पहली चीज, जो सरकार को टैक्स मिल रहा है राज्य सरकार को, वो एडवर्टाइजमेंट में खर्च कर रही है। और दूसरी चीज कि अरविंद केजरीवाल कुछ कर नहीं रहे हैं, बस केंद्र सरकार ही अरविंद केजरीवाल की सहायता कर रही है। तो ऐसे में आपको बता दूं कि योगी जी भी तो न्यूज़पेपर में ऐड दे रहे हैं, योगी जी भी नेशनल टीवी पे आ रहे हैं, बकायदा ऐड जारी कर रहे हैं कि यूपी में ऑक्सीजन की कमी नहीं है। वहीं अगर हम जब ग्राउंड रिपोर्ट करते हैं तो हमें पता चलता है कि ऑक्सीजन की कमी है। ऐसे में अगर टैक्सेस की बात करें तो आप पीएम केयर फंड्स की बात कर लीजिए। पीएम केयर फंड का तो कोई डाटा ही नहीं है हमारे पास। और कहा जा रहा था कि आम आदमी पार्टी की तरफ से कि 8 प्लांट लगाने थे दिल्ली में, उसमें से लगाया बस एक ही केंद्र सरकार ने। बाकी के 7 प्लांट कहाँ गए? इस पर आप क्या कहेंगे अभय जी? एक एक बात का जवाब देता हूं। बिल्कुल। योगी जी प्रचार करते हैं तो योगी जी ये नहीं कहते कि केंद्र हमें ऑक्सीजन नहीं दे रहा। प्रचार कीजिए आप, लेकिन आप आके रोना मत रोइए। आप रोते हैं टीवी पे आके, इसलिए दिक्कत होता है। अगर आप रोते हैं तो पहले अपनी रुलाई को ठीक कीजिए, फिर प्रचार कीजिए। पहली दूसरी बात, 16-17 करोड़ की आबादी के प्रदेश का मुख्यमंत्री अगर कोविड को ठीक से हैंडल कर रहा है, और आज भी संक्रमण दर भी देश में दिल्ली और महाराष्ट्र जैसे राज्य से कम है, डेथ रेट भी कम है, तो ये उपलब्धि है उत्तर प्रदेश सरकार की, इससे डिनाई नहीं करनी चाहिए। और ग्राउंड रियलिटी एक दो केस आप ले आके पूरे उत्तर प्रदेश को आप कह दे ऐसा ही है, तो ये भी गलत है। अगर दिल्ली में जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल और ये जीबी पंत हॉस्पिटल में अगर डेथ होते हैं ऑक्सीजन के कारण, तो ये बहुत ही शर्म का विषय है। लेकिन यूपी से एक केस भी ऐसा नहीं मिला है।
कमी है। देखिए ये महामारी है, इसलिए कमी सब जगह है। अमेरिका और जर्मनी भी अपने आप को नहीं संभाल पाया था, तो इसलिए कमी पे मैं नहीं कह रहा कि वहां भरपूर है, लेकिन मैं एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहा हूं कि आप मुख्यमंत्री हैं तो आप चला कैसे रहे प्रदेश को, मैं उसकी बात कर रहा हूं। आप इस मर्म को समझिए। दूसरी बात, पीएम केयर फंड का डिटेल ऑनलाइन आरटीआई लगाइए, आपको सब मिलेगा। कहने वाला बेईमान है, मैं सीधा कहता हूं। पीएम केयर फंड के पाई पाई का हिसाब है, और पीएम केयर फंड ने तो क्या कमाल किया है। 7 ऑक्सीजन प्लांट दिल्ली के लगने थे दिल्ली में, फंड इनको दिया जा चुका है। राज्य सरकार की विफलता है कि वो लगवा नहीं पाए। एक लगा और 7 नहीं लगे, उसकी विफलता राज्य सरकार की है। दिल्ली सरकार क्या एफिडेविट पे कह सकती है कि मुझे पीएम केयर फंड से पैसा नहीं मिला? पैसा जा चुका है राज्य सरकार को, ये लगाने में विफल रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, पीएम केयर फंड का ही कमाल है कि आज देश में 450 जिलों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने की तैयारी हो चुकी है, सबके पैसे रिलीज हो चुके हैं, काम शुरू हो चुका है। इसलिए देखिए, मैं फिर एक बात कहता हूं, जब कोविड-1 आया 2020 में, मास्क नहीं मिलते थे, पीपीटी किट नहीं मिलते थे, वेंटिलेटर नहीं थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कमाल है कि हम मास्क, पीपीटी किट, सैनिटाइजर और वेंटिलेटर बाहर भेजना शुरू कर दिए। कभी भी हिंदुस्तान में ये कोई नहीं सोच सकता था कि हिंदुस्तान अपने दम पे वैक्सीन बना के ले आएगी। और आज दुनिया में सबसे तेज गति से वैक्सीनेशन का काम करने वाला देश कौन सा है? भारत है। ये भी देखना चाहिए, और ये इसलिए है कि प्रधानमंत्री की दूरदर्शी सोच है। ऐसे नहीं 30 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री जी ने फ्री में वैक्सीनेशन का काम शुरू कर दिया, और आज हम 15 करोड़ से ऊपर के तक 15 करोड़ तक लोगों को वैक्सीनेट कर चुके हैं। ये प्रशासन का मतलब होता है, ये राजनीतिक इच्छा शक्ति का मतलब होता है। रोना रोने से नहीं होता, लोग मर रहे हैं, लोगों को बेड नहीं मिल रहा, आप केवल रोना रो रहे हैं केंद्र केंद्र केंद्र। अरे राज्य सरकार क्या कर रही है? आपको एक उदाहरण देता हूं मेरे विधानसभा का। 18 से 44 वर्ष के लोगों का वैक्सीनेशन का काम कल से शुरू हुआ। आपने ट्वीट भी किया था कल। हाँ, और वो वैक्सीनेशन का काम जब शुरू हुआ तो मैंने यहाँ के मेडिकल हेड और डीएम से बात की, और मेरे विधानसभा के 3 सेंटर तय किए गए, बाकायदा लिस्ट जारी किया गया। उस लिस्ट के आधार पे अखबारों में खबरें छपी, मेरे तीनों सेंटर के नाम छपे, और रातों रात ये सरकार सारे सेंटर बदल दिए, और लक्ष्मीनगर विधानसभा में एक भी सेंटर नहीं है वैक्सीनेशन का। क्या लक्ष्मीनगर की जनता कोविड से परेशान नहीं है? क्या लक्ष्मीनगर की जनता को वैक्सीनेशन कराने का अधिकार नहीं है? क्या लक्ष्मीनगर की जनता इसलिए वंचित हो गई कि यहाँ बीजेपी का विधायक है? ये सोच है राज्य सरकार का। अभय जी, आप समझिए, राज्य सरकार इस कोविड में भी पॉलिटिक्स कर रही है। आपने वैक्सीन की बात की, आपने कहा कि लक्ष्मीनगर की जनता को क्या वैक्सीन नहीं मिलनी चाहिए। चलिए हम तो महाराष्ट्र की तरफ रुख करते हैं। महाराष्ट्र के इतने जंबो अस्पताल बने हुए वैक्सीनेशन के, वहां वैक्सीन ही नहीं है। एक तरफ हम 15 करोड़ का दावा कर रहे हैं, हम स्पीड से जा रहे हैं, वैक्सीन लगा रहे, मानते हैं हम, लेकिन दूसरी तरफ वैक्सीन ही नहीं है राज्यों के पास। कहीं ना कहीं राज्य कह रहे हैं कि सरकार हमें वैक्सीन ही प्रोवाइड नहीं कर रही है, अगर प्रोवाइड करेगी तो हम और तेजी से काम करेंगे। बहुत बढ़िया प्रश्न है, और मुझे लगता है कि ये भी चीजें क्लियर होनी चाहिए। देखो, विपक्ष के लोग भरमाते हैं और लोग भ्रमित होकर घूमते हैं। पहले आप वैक्सीनेशन के पूरे प्रोसेस को समझिए। पहले केंद्र सरकार, पहले तो मैं उन वैज्ञानिकों को सैल्यूट करता हूं कि उन्होंने वैक्सीनेशन का इजाद किया। ये हमारे लिए गर्व का विषय है कि हम दुनिया को
ये वैक्सीन दे रहे हैं। दुनिया, अमेरिका और जर्मनी और ब्रिटेन ने भी सर्टिफाई किया है कि कोवैक्सीन बेस्ट वैक्सीन है ये कोविड-2 के लिए। और आजकल कोवैक्सीन का डिमांड बढ़ा है। तो सबसे पहले तो मैं वैज्ञानिकों को सल्यूट करता हूं कि उन्होंने वैक्सीन का इजाद किया। अब आइए आप पहले सिस्टम को समझिए। केंद्र ने कंपनी से एग्रीमेंट किया 30 करोड़ वैक्सीन लेने का, और वो 30 करोड़ वैक्सीन केंद्र ने लेके राज्यों को फ्री में दिया। लेकिन केंद्र ने ये कहा कि 45 वर्ष से ऊपर के जो लोग हैं उनको हम फ्री में देंगे। ठीक है जी। उस 45 वर्ष के ऊपर के 30 करोड़ लोगों के लिए जो 60 करोड़ वैक्सीन चाहिए, उसकी पूरी व्यवस्था केंद्र सरकार ने खड़ी करके राज्यों को आवंटन शुरू कर दी। वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू हो गया, लोगों के वैक्सीन लगने शुरू हो गए। 15 करोड़, आज मुझे लगता है 16 करोड़ हम पार कर जाएंगे। 16 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग भी गए। अब आया 18 से 45 वर्ष के वैक्सीनेशन का प्रोग्राम। तो केंद्र ने राज्य को छूट दे दी कि ये वैक्सीनेशन का प्रोग्राम आप अपने लेवल पे चलाइए, इसमें केंद्र की कोई दखलंदाजी नहीं होगा। और क्या छूट दी? कंपनी से आप डायरेक्ट बात करें, कंपनी से आप डायरेक्ट वैक्सीन लें, और कंपनी से जो भी वार्तालाप और जो भी ट्रांसपोर्टेशन जो भी करना है वो सब आप स्वयं करें। अब सभी राज्यों को जिस तत्परता के साथ कंपनी से बात करनी थी, कंपनी को पेमेंट करनी थी, कंपनी से वैक्सीन मंगवानी थी, उसमें राज्य सरकारें विफल हुई है। पहली बात, आप बिल्कुल ये दिमाग से निकाल लीजिए कि 18 से 45 के बीच के लोगों का जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है उसमें केंद्र का कहीं से कोई दखलंदाजी नहीं है। ना ही केंद्र वैक्सीन दे रही है, ना ही केंद्र राज्य और कंपनी के बीच में केंद्र खड़ी है। केंद्र ने सिर्फ राज्यों को छूट दिया है कि आप इसकी तैयारी करें और इस प्रोग्राम को चलाएं। इसलिए केंद्र पे आप दोषारोपण नहीं दे सकते। कई राज्यों ने 1 तारीख से वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शुरू किया है, और कई राज्यों ने कल से शुरू किए हैं, कई राज्य कल से शुरू करने वाली है। तो यहाँ पे पार्शलिटी नहीं है। राज्य सरकार की कमी समझ लीजिए, या उनकी थोड़ी सुस्ती समझ लीजिए, या उनका वैक्सीनेशन को लेके जागरूक ना होना समझ लीजिए, लेकिन उन्होंने जिस प्रकार से कंपनी से बात की है और वहां से जिस तरह से उनके पास वैक्सीन आ रहे हैं उस हिसाब से वो अपना प्रोग्राम चला रहे हैं। इसमें केंद्र की कोई भूमिका नहीं है। अच्छा, अभय जी, अब केंद्र ने राज्य पर सवाल उठा लिए, राज्य ने केंद्र पर सवाल उठा लिए। अब ये सियासत बंद करते हैं नहीं, और कहीं ना कहीं लोगों की हेल्प करते हैं। लोग सड़कों पर मर रहे हैं, इस ये वक्त है कि एक साथ आने का। तो क्या बीजेपी और केंद्र सरकार राज्य सरकारों का साथ देगी, एक साथ आएगी बजाय राजनीति के? इस पर आप क्या कहेंगे? ये एक पक्षीय बात नहीं हो सकता है। अच्छा। इसलिए नहीं हो सकता कि हम तो आगे बढ़ के कर ही रहे हैं साहब। जो राजनीति कर रहे हैं उनको रोको आप। आम आदमी पार्टी को आप बोलो कि राजनीति ना करें। क्या जरूरत थी लक्ष्मीनगर के तीनों सेंटर को कैंसिल करके और वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शुरू करना? क्या ये राजनीति नहीं है? क्या इस पे प्रश्न पूछेंगे उनसे आप? बिल्कुल। रातों रात आप तीनों सेंटर कैंसिल कर दिए, इसको आप क्या कहते हो? इसलिए राजनीति शब्द का प्रयोग एक पक्षीय नहीं हो सकता। अगर आप राजनीति करेंगे तो हम भी राजनीतिक रूप से जवाब देंगे। अगर आप मुझे कटघरे में खड़ा करेंगे तो हम भी आप पे प्रश्न उठाएंगे, क्योंकि हम भी राजनीति दल से जुड़े हुए हैं। हमारी भी अपनी जनता के बीच में साख है, और मुझे भी पूरा अधिकार है कि मैं अपनी बात को बताऊं। अभय जी, जाते जाते आपसे एक सवाल मैं पूछूंगा कि अब उत्तर प्रदेश में भी चुनाव आने वाले हैं, गोवा में भी चुनाव आने वाले हैं। क्या ये लोगों की नाराजगी कहीं ना कहीं चुनावों में बीजेपी को हरा सकती है? ऐसा लगता है आपको कि दोबारा बीजेपी अपना सत्ता में आएगी, यूपी में भी और गोवा में जो इलेक्शंस आने वाले हैं वहां पे?
देखिए, मुझे तो पूरा विश्वास है कि हमारी राज्य सरकार वहाँ के लोगों की भरपूर सेवा कर रही है। कोरोना महामारी ये एक ऐसा पूरे दुनिया के लिए एक ऐसा विपदा है कि इसको कोई एक सरकार, कोई एक व्यक्ति या सभी सरकारें सभी मिलके इसको हम इस विपदा को एकदम से समाप्त नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, राज्य सरकार का काम है जनता की सेवा करना, जनता को अधिक से अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराना। और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश और गोवा दोनों जगह की सरकारें बहुत ही तन्मयता के साथ काम कर रही है और निश्चित रूप से हम चुनाव जीतेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद अभय जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। नवभारत टुडे की वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को करें लाइक, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन।